Welcome students, welcome to this new class. Today we will learn adjective, and in adjective we will take care of all the type of students whether academic or who are aspiring for competitive exams. क्योंकि एडजेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी बहुत सारा शेड्यूल फिक्स है जो कि लॉकडाउन की वजह से डिले हो रहा है, तो वो होगा ही। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, हम लोग बेसिक को भी ध्यान में रखेंगे और जो एडवांस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनके भी नीड्स को कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स में सबसे पहली बात होती है कि पोजीशन के आधार पे उसका डिवीजन कैसे किया जाए और कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। कुछ एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स अकेले आते हैं वर्ब के बाद। तो इस आधार पर जैसे हमने पॉजेसिव का समझा था कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, वैसे ही एडजेक्टिव्स में भी प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव दोनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके अलावा एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम लोग पोस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। पोस्ट पॉजिटिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन के बाद यूज हो जाते हैं। तो एडजेक्टिव्स का डिफिनीशन तो मोस्ट बेसिक स्टूडेंट्स को भी याद होगा। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स नाउन्स और प्रोनाउंस। अब यहां पे जो दो टाइप हमने डिस्कस किया, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद पोस्ट पॉजिटिव पे आएंगे। ऑब्वियसली ये क्लास चूंकि हम लोग बेसिक्स और एडवांस दोनों को लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा लंबा होगा, तो 2-3 पार्ट में बटेगा वीडियो। तो कीप वॉचिंग, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इससे। फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव टर्म्स का जो मीनिंग होता है पहले से आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो बिफोर नाउन होता है वो एट्रीब्यूटिव बोला जाता है और जो आफ्टर वर्ब होता है या स्टैंड अलोन होता है वो प्रेडिकेटिव बोला जाता है। मतलब कि नाउन से पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा और वर्ब के बाद आएगा या अकेले रहेगा तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। इसमें आप कुछ सेंटेंसेस से समझ सकते हैं। जनरली they are a happy couple। तो यहां पे एट्रीब्यूटिव यूज है, नाउन के पहले आया है और he is very happy, ये प्रेडिकेटिव यूज है, ये वर्ब के बाद आया है। He is a good boy, एट्रीब्यूटिव यूज है, और the boy is good या the boy looks good, इस तरीके से यूज करेंगे तो ये प्रेडिकेटिव यूज होगा। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में इन सेंटेंसेस से इतना क्लियर है कि द सेम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उसको प्रयोग कर सकते हैं, ना उनके पहले कर लें या अकेले कर लें। तो प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी तब जब कुछ एडजेक्टिव्स केवल एट्रीब्यूटिव होते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स केवल प्रेडिकेटिव होते हैं। जैसे this is same, ये या the problem is same, ये दोनों सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। I saw
an alone woman, ये सेंटेंस भी गलत हो सकता है। तो इस तरीके की गलतियां न हो, इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिव ओनली हैं और कौन एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव ओनली हैं। यहाँ पे सेम एट्रीब्यूटिव ओनली होता है और जब प्रेडिकेटिव यूज होगा तो द के साथ ही रहेगा, ये रूल है। द प्रॉब्लम इज द सेम या दिस इज द सेम, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे द लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा। आई सॉ एन अलोन वुमन, अलोन हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होता है। आई सॉ अ वुमन हु वाज अलोन, ऐसे बोलते तो ठीक होता है, या अलोन के बदले कोई यहाँ पर सिमिलर मीनिंग का एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, तो लोनली आप यूज कर सकते हैं। आई सॉ अ, जब लोनली होगा तो ये ऑब्वियसली ए हो जाएगा, तो अ लोनली वुमन, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप देखिए और लिस्ट ध्यान में रखिए। पहले एट्रीब्यूटिव ओनली का लिस्ट आप देख लीजिए। ओनली, यहाँ पर ओनली नॉर्मली एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो इसका मीनिंग थोड़ा चेंज होगा और ये केवल एट्रीब्यूटिव होगा। मतलब ही इज हिज ओनली सन, तो ही इज ओनली सन का मतलब ओनली का जनरल मीनिंग होता है केवल, लेकिन यहाँ पे सन नाउन है, उसके पहले आ रहा है, तो वहां पे इसका मीनिंग हो रहा है इकलौता। ओनली का मीनिंग इकलौता, ओनली वन का मीनिंग देता है। उसी तरीके से वेरी, ये भी नॉर्मली इंटेंसिफायर है, एडवर्ब के रूप में यूज होता है, फोकस एडवर्ब के रूप में, उसको इंटेंसिफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है बहुत, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो ये मीनिंग हो देगा दैट पर्टिकुलर, कोई खास। जैसे दिस इज द वेरी बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर वही वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बता रहा था। तो यहाँ पर वेरी का मीनिंग बदल जा रहा है एडजेक्टिव के रूप में। वेरी बुक, द वेरी बुक, बुक नाउन है, उसके पहले आ रहा है और मीनिंग चेंज हो जा रहा है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे फॉर्मर है, मेन है, शियर है, उसके अलावा सेम है। सेम में मैंने रूल बताया कि जब प्रेडिकेटिव यूज होगा तो द लगेगा, अदरवाइज ये एट्रीब्यूटिव ओनली में आएगा। इसके अलावा चीफ है, हालांकि चीफ को अब द लगा के सेम की तरह यूज, ही इज द चीफ ऑफ दिस कंपनी, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली एट्रीब्यूटिव ओनली है। मेन की तरह यूज होगा तो एट्रीब्यूटिव ओनली है यहाँ पर। उसके अलावा इवेंचुअल है, आउटर है, इनर है, आउटर है, इस तरीके से अपर है, इस तरीके से जो भी वर्ड्स होंगे वो एट्रीब्यूटिव ओनली होते हैं। जनरली ये लिस्ट लिमिटेड होता है, बहुत कम एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि एट्रीब्यूटिव ओनली होते हैं। तो आप इस लिस्ट को दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इवन एकेडमिक एग्जाम्स में जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि एरर डिटेक्शन या इम्प्रूवमेंट से ही, इम्प्रूवमेंट तो नहीं क्योंकि गलत हो जाता है सेंटेंसेस से, तो एरर डिटेक्शन में ही ये इस तरीके का यूसेज पूछ सकता है। उसके बाद प्रेडिकेटिव पे आते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, एक ट्रिक है प्रेडिकेटिव का, कि ए प्रीफिक्स से शुरू होने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो नॉर्मली प्रेडिकेटिव ओनली होंगे। जैसे अलोन हमने एग्जांपल लिया, उसी तरीके से अलूफ, अवेक, asleep, afraid, aware, afoot। वर्ड का मीनिंग समझ में आते जा रहा होगा। लोन मतलब अकेला, अलूफ मतलब भी अकेला, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। लोन आप एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, और अलूफ मतलब कई लोगों के बीच में भी छटा हुआ अकेला महसूस करते हैं। अवेक जगा हुआ, स्लीप सोया हुआ, अफ्रेड डरा हुआ, अवेयर जागरूक, अफुट बिल्कुल सामने, अशैम्ड, अलाइव। इस तरीके से जो भी एडजेक्टिव्स हैं वो प्रेडिकेटिव ओनली होंगे। तो ए प्रीफिक्स वाले
रूल को आप ध्यान में रख के ये काम चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, देयर आर सम फीलिंग्स रेफरिंग टू पीपल। अगर पीपल को के फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को रिफर करता हुआ कुछ होगा, जैसे प्लीज्ड, ग्लैड, कॉन्टेंट, अपसेट, ये 4 वर्ड्स हैं, ये प्रेडिकेटिव होते हैं। प्लीज्ड मतलब खुश होना, ग्लैड मतलब भी खुश होना, कॉन्टेंट मतलब संतुष्ट, और अपसेट मतलब जिसका मतलब किसी चीज से उदास, दुखी। लेकिन इसमें ध्यान में रखना होगा, अगर ये पीपल को रिफर नहीं करता तब एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है। जैसे अपसेट, ही वॉज वेरी अपसेट, तो वो आदमी को हम रिफर कर रहे हैं तो अपसेट का यूज किए प्रेडिकेटिव। लेकिन अपसेट स्टोमक हम यूज करते हैं, यहां पर एट्रीब्यूटिव है, स्टोमक नाउन है, उसके पहले आ रहा है, तो ये आदमी को रिफर नहीं कर रहा है, पेट की गड़बड़ी का रेफरेंस दे रहा है, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं। ग्लैड न्यूज, तो न्यूज के बारे में रिफर कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं। तो प्लीज्ड, इन्वायरमेंट, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट है ये यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है कि कंटेंटेड एट्रीब्यूटिव यूज हो सकता है, लेकिन कंटेंट होगा तो हमेशा प्रेडिकेटिव होगा। तो इन तीनों में और कंटेंट में ये डिफरेंस है यूज में। आप फिर से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर पीपल के अलावा किसी चीज को रिफर करेंगे तो प्लीज्ड, ग्लैड और अपसेट का यूज एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है, अदरवाइज ये प्रेडिकेटिव ओनली होंगे। और कंटेंट अगर कंटेंटेड होगा, ईडी इसमें जुटेगा, तब ये एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है, अदरवाइज ये हमेशा प्रेडिकेटिव होगा। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ को डिनोट करते हुए जो एडजेक्टिव्स हैं वो भी प्रेडिकेटिव ओनली होते हैं, जैसे इल, जैसे फाइन, जैसे वेल, या ऑब्वियसली अनवेल, ये तीनों। लेकिन यहां पर भी इल के बारे में अभी अमेरिकन इंग्लिश में इल मैन का यूज एक्सेप्टेड होते जा रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी एग्जाम इंग्लिश में ये ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हुए इल को प्रेडिकेटिव ही चुनेंगे। फाइन के साथ एक राइडर है, यहाँ पे कंडीशन है कि अगर फाइन को दूसरे सेंस में चेंज मीनिंग के साथ यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं, जैसे शी इज अ फाइन वुमन, तो फाइन वुमन जैसे ही बोल रहे हैं तो फाइन का मीनिंग हो रहा है फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं बता रहा है, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल हेल्थ बताएगा तो प्रेडिकेटिव यूज होगा। तो ये इम्प्लीकेशन वाइज जो चेंजेस होंगे, जो सटल नुआंसेस हैं लैंग्वेज के, उसको ध्यान में रखिए। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ऐसे भी आप अपने राइटिंग स्किल को सुधारना चाहते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद कुछ मेजर लेवल पे मीनिंग में एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज करने पर चेंजेस आते हैं। पोजीशन चेंज होगा तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया कि इस तरीके से यूज होता है, प्रेडिकेटिव ओनली और एट्रीब्यूटिव ओनली, ये लिस्ट आपको मिल गया। अब इसके बाद पोजीशन चेंज होगा, जैसे बहुत कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूज हो जाते हैं, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर, तो यहां पे ब्यूटीफुल किसको रिफर कर रहा है, डांसर को कि उसके डांसिंग को। द डांसर इज ब्यूटीफुल। क्या ये दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। यहां पर द डांसिंग इज बीइंग एप्रिसिएटेड, द डांसिंग इज ब्यूटीफुल, एंड हियर द डांसर इज ब्यूटीफुल एज ए पर्सन। पर्सन के रूप में द डांसर इज ए ब्यूटीफुल पर्सन, ये सेंटेंस बता रहा है, एंड हर डांसिंग इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस बता रहा है।
तो ये चेंज होते हैं इम्प्लीकेशन में। इन चेंजेस को, सटल चेंजेस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे ही ऑफर्ड मी अ सर्टेन अमाउंट। सर्टेन है, अमाउंट नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ऑब्वियसली एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। और दूसरा सेंटेंस आप यूज करिए विद द सेम वर्ड, आर यू सर्टेन दैट। दैट के बाद कुछ भी लिखिए। तो सर्टेन के बाद कोई नाउन नहीं आया, तो आर यू सर्टेन जैसे ही पूछा जा रहा है तो ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ। तो यहां पे दोनों मीनिंग सेम आ रहा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। यहां पे सर्टेन का मीनिंग है स्पेसिफिक, और यहां पे सर्टेन का मीनिंग है श्योर। दिक्कत इसलिए आती है कि हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, इंडियन लर्नर्स जो हैं, वो जनरली अपने मदर टंग का भी यूज करते हैं और कोई भी करता है, लेकिन वैसी स्थिति में प्रॉब्लम हो जाती है कि मीनिंग सेम निकलने लगता है हिंदी में ट्रांसलेट करने पे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि यहां पे इंप्लीकेशन चेंज है। तो आपने अभी तक क्या सीखा? एट्रीब्यूटिव ओनली और प्रेडिकेटिव ओनली का लिस्ट मिल गया, और उसके बाद एट्रीब्यूटिव के रूप में यूज करने पर और प्रेडिकेटिव के रूप में यूज करने पर कई बार सेम एडजेक्टिव्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखना। अब तीसरा हम लोगों का पॉइंट बचता है पोस्ट पॉजिटिव। होता क्या है कि नॉर्मली एडजेक्टिव्स को हम लोग नाउन के पहले यूज करते हैं, वो प्री पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आ सकते हैं। और इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो फ्रेज फॉर्म्स में जो भी एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के पहले न आकर के पोस्ट पॉजिटिव होते हैं, मतलब नाउन के बाद ही आना उनका उचित होता है। जैसे द बॉय लिविंग इन this room followed me। तो बॉय यहां पे नाउन है और लिविंग इन दिस रूम ये इस बॉय को का क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम किया। तो ये पोस्ट पॉजिटिव है। इस तरीके के एडजेक्टिव्स को जो कि फ्रेज के फॉर्म में हो हम नाउन के पहले नहीं रख सकते। तो यहां पे ध्यान में रखना होगा कि आप इसमें भूल ना हो। ये जो नॉर्मली बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी एक चीज है कि कोई नॉर्मल एडजेक्टिव लगा, यहाँ पर तो ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, लेकिन अगर दूसरा भी यूज हो, यहाँ पे कोई और एडजेक्टिव हो, तब भी अगर उसके बाद कोई फ्रेज आ जाता हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो उसको हम पोस्ट पॉजिटिव रखते हैं। जैसे ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड फुल ऑफ कार्स। तो वॉक्ड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड यहां पे नाउन है, फुल ऑफ कार्स ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऑफ कार्स है फुल के बाद, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया, तो ये ऑब्वियसली पोस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसमें स्ट्रक्चर ही एडजेक्टिव का जो होता है वो इसको क्वालिफायर बना देता है। ये फ्रेज के फॉर्म में, एक लाइन में आप याद रखिए कि जो फ्रेज के फॉर्म में एडजेक्टिव्स होते हैं उनको क्वालिफायर बोलते हैं हम, और वो पोस्ट पॉजिटिव होते हैं, वो नाउन के बाद ही आ सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जैसा कि हमने बोला कुछ फिक्स्ड यूसेज हैं जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। इंस्टीट्यूशनल यूसेज उसको बोल सकते हैं आप, जैसे प्रिंसेस रॉयल, जैसे डायरेक्टर जनरल, जैसे सार्जेंट मेजर।
तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनका हमेशा यूज जो होता है पोस्ट पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्री पॉजिटिव और पोस्ट पॉजिटिव दोनों ही यूज में सही होते हैं और मीनिंग भी सेम ही देते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड दोज एडजेक्टिव्स आर अवेलेबल एंड पॉसिबल। तो जैसे द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन या द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, दोनों बोल सकते हैं हम, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन या द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, या द बेस्ट पॉसिबल वे या द बेस्ट वे पॉसिबल, ये दोनों हम यूज करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव्स का पोजीशन के आधार पर कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं और उसका यूसेज क्या है ये हम लोगों ने सीखा। और अब अभी एडजेक्टिव्स में एक लंबा चैप्टर बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं एडजेक्टिव्स में, बेसिक्स के लिए भी और एडवांस्ड के लिए भी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 क्लासेस में इसको फिनिश कर देंगे। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर होना ठीक नहीं है, वीडियो क्लास देखने में हो सकता है कि स्टूडेंट्स कंटिन्यू ना देख पाए, इसलिए, और कुछ भी मिस करेंगे आप तो बहुत बड़ा चीज मिस करेंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलती होगी। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे, लॉकडाउन को एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर करिए। थैंक यू।